वेलकम टू योर चैनल यूनिक स्टडी हब बाय नेहा। दिस साइड नेहा। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया ही होंगे। सब आप सबको पता है कि सिविक्स की क्लासेस चल रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको प्रारूप समिति के बारे में बताया और अन्य समितियों के बारे में भी पढ़ाया। तो वीडियो को पहले वो देखिए, पहले वीडियो सारी देख लीजिए, उसके बाद ही आज की वीडियो देखिए क्योंकि सब कनेक्टेड हैं। सुबह भी मैंने यही बात बोली थी और अब भी मैं यही बात बोल रही हूँ कि आपको पहले की सारी वीडियोस देख लेनी है, उसके बाद ही जब आप नेक्स्ट पर आए यानी कि आज की फिर वीडियो देखें। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, मैंने आपको सुबह जो करवाया था प्रारूप समिति के बारे में पढ़ाया था, इसके सदस्यों के बारे में बताया था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ 6 और सदस्य थे। आपको सबके नाम भी बताए थे मैंने और उनका कार्य क्या है, प्रारूप समिति का कार्य क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो अब बारी है संविधान के अंग की, जिसके बारे में आप सब सुनते भी हैं लेकिन उनके बारे में डिटेल आपको नहीं पता। लेकिन आज आपको पता लग जाएगा। नोट्स अपने साथ साथ प्रिपेयर करते चाहिए। लास्ट में हम इसकी रिवीजन भी अच्छी खासी करेंगे। ठीक है, टाइम मिलेगा तो रिवीजन भी हम करेंगे। तो संविधान के अंग, ऑर्गन्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के गाइस 4 अंग हैं। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ही पूछा जाता है कि संविधान के कितने अंग हैं। तो गाइस, संविधान के 4 अंग हैं, जिसमें पहला है प्रस्तावना, दूसरा है उसके भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ। सबको पता है इसके बारे में। प्रस्तावना बहुत बार हम सुन चुके हैं, भाग भी सुन चुके हैं, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ। तो ये 4 भाग हैं हमारे संविधान के, इनको कहते हैं संविधान के अंग। ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो भाग और आर्टिकल और अनुसूचियाँ, इनके बारे में जान लेते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कितने थे और आज वर्तमान में कितने हैं। ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि जब संविधान लागू हुआ था तो तब भाग कितने थे। तो गाइस, तब भाग 22 थे लेकिन आज हैं 25। ठीक है, 25 हैं और उस समय क्या थे? 22 थे और आज कितने हैं? 25 है। और आर्टिकल यानी अनुच्छेद उस समय कितने थे? तो 395 थे उस समय जब संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो आज कितने हैं? आज हैं 448 यानी कि 448 जो है आज हमारे अनुच्छेद हैं। अनुसूचियाँ उस समय 8 थी लेकिन आज वर्तमान में 12 है। कितनी हैं? 12। तो 8 से 4 हो गए, मतलब 4 बढ़ गए इधर और इधर 3 बढ़ गए हैं। ठीक है, तो 22, 25, 395, 448, 8 और 12। तो ये आपको याद रखना है, भाग, आर्टिकल और अनुसूचियाँ, अनुच्छेद, ये अनुच्छेद हैं। ठीक है, हम सब पढ़ते हैं 395 अनुच्छेद हैं लेकिन बात करी जाए तो 448 है। ये हमारे ज़ुबान पे रटा हुआ है कि 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्रस्तावना की। अब जो है हम संविधान के अंग को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कितने कितने क्या है। अब प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रस्तावना, इसकी एक एक लाइन आपका एक एक क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन है। तो जो प्रस्तावना है गाइस, वो संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि जो प्रस्तावना है वो कौन सा पत्र है संविधान का? तो वो एक परिचय पत्र है। क्या है? परिचय पत्र है। यानी कि जब हम संविधान को पढ़ते हैं, जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हमें संविधान के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी मिलती है। तो कभी आप देखिएगा, अगर 9th क्लास या 10th क्लास की आप सिविक्स उठा के देखते हैं तो पहले ही पेज पे या दूसरे पेज पे आपको प्रस्तावना लिखी हुई होगी कि हम भारत के लोग, वो मैं आगे पढ़ाऊंगी। तो ये जो है परिचय पत्र है, इसके एक एक वर्ड में आपको जो है संविधान से जुड़ा हर चीज़ आपको बहुत डिटेल में पता लगती है। प्रस्तावना जो है कहाँ से प्रेरित है? क्वेश्चन आ सकता है कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है या प्रेरित है? वो अमेरिकी संविधान से ली गई है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना कहाँ से प्रेरित है या कहाँ से ली गई है? तो अमेरिकी संविधान से ली गई है। संविधान कौन सा पत्र है? प्रस्तावना कौन सा पत्र है? तो वो संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसकी भाषा की। प्रस्तावना की भाषा जो है वो कहाँ से ली गई है? तो गाइस, जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और जो संविधान की प्रस्तावना थी वो किसने पेश करी थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है पेश करी थी संविधान की प्रस्तावना। और जो उद्देश्य प्रस्ताव, ये शुरू से ही चलता आ रहा है। अगर आप ध्यान दें, उद्देश्य प्रस्ताव जो है शुरू से ही चलता आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा संविधान है वो उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित था।
ठीक है। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव पर ही आधारित है प्रस्तावना। किसने करी? अगर उद्देश्य प्रस्ताव का कहीं भी नाम आता है गाइस, वो जवाहरलाल नेहरू जी से ही जुड़ा होगा। ठीक है, इतना आप पढ़ चुके हैं। होप सो आपको इतना क्लियर होगा क्योंकि संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना जो है अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, ऑस्ट्रेलिया से इसकी भाषा ली गई है। और प्रस्तावना किसके द्वारा पेश की गई है? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। जो प्रस्तावना का प्रारूप था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? वो B.N. राव के द्वारा जो है तैयार किया गया था। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया है कि किसके द्वारा जो है प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया गया था? तो B.N. राव के द्वारा तैयार किया गया था और यही हमारे संवैधानिक सलाहकार है। मैंने आपको शुरू की वीडियोज़ में बताया है, तो इसलिए कहती हूँ कि पहले की वीडियोज़ आप ज़रूर देखिए। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसमें ऐसा क्या खास हुआ था? तो इसमें जो है 3 शब्दों को जोड़ा गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 शब्दों को जोड़ा गया था। समाजवाद को जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था, अखंडता को जोड़ा गया था। इन 3 शब्दों को शामिल किया गया था और यही हमारे संविधान का पहला और आखिरी संशोधन था। ठीक है, जैसे मैंने नोट्स बनाए हैं वैसे ही नोट्स बनाइए, देखिए याद कैसे नहीं होता। तो 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था ये भी आपको याद रखना है क्योंकि यही हमारा लास्ट और पहला था। तो 42वां संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1976 में। कौन कौन से इसमें वर्ड जोड़े गए थे? समाजवाद, पथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो ये कैसा संशोधन था? ये हमारे संविधान का पहला और आखिरी संशोधन था। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम कुछ केसेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये केसेस है ना, इन केसेस से आपको ये पता लगेगा कि संविधान को, उसकी भाषा को ऐसे जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया गया था। कुछ केसेस भी लगाए गए थे और ये केसेस जो हैं आपकी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो उनको जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, केसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला केसेस जो था वो था बेरूबाड़ी केस, जो कि 1960 में आया था। इसमें क्या था कि इसमें ये कहा गया था इस केस में कि प्रस्तावना को जो प्रियम्बल है उसको संविधान का अंग ही नहीं माना गया था और उसमें ये कहा था कि जो इसकी भाषा है ना, इसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं, ये संदिग्ध है, इसको हम देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इस बेरूबाड़ी केस जो आया था वो कब आया था? 1960 में आया था। ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या था कि प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार नहीं किया गया है और संविधान की भाषा जो संदिग्ध है वहाँ पर प्रस्तावना की विधिक सहायता जो है ली जा सकती है। ठीक है, बेरूबाड़ी केस आप नाम ध्यान रखिएगा कब आया? 1960 में। नेक्स्ट है केशव नंद भारती वर्सेस केरल राज्य केस। केशव नंद भारती, देखिए कैसे केरल कैसे केशव, केशव नंद भारती वर्सेस केरल राज्य केस जो आया था 1973 में। इसमें क्या हुआ? इसमें जो प्रस्तावना की भाषा को स्वीकार किया गया, का प्रस्तावना जो है संविधान का अंग जो है स्वीकार किया गया। ठीक है, इसमें किया गया और संसद जो है प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बाद हमें कुछ जो है मूल पता लगे, हमें संविधान के बारे में पता लगा कि कौन जो है अगर संशोधन करना चाहें। लेकिन मैंने आपको अभी भी बताया था कि सिर्फ एक ही संशोधन हुआ है जो कि पहला और आखिरी ही था। तो इसमें जो संशोधन करने का अगर इन फ्यूचर की बात करें तो कौन कर सकता है? तो वो कर सकता है संसद। इसमें जो प्रस्तावना को, जो कि बेरूबाड़ी केस में जो कहा गया था कि इसका अंग नहीं है और भाषा भी संदिग्ध थी, केशव नंद भारती वर्सेस केरल राज्य केस में इसको जो है स्वीकार किया गया और संसद को क्या किया गया कि वो प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। ठीक है, और संविधान का मूलभूत ढांचे का जो सिद्धांत है भी इसमें किया गया, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसी केस में कहा गया है। और इसमें क्या कहे कि हम सभी को समान रहेंगे। ठीक है, लोकतंत्र रहेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो किस केस में आया है? तो आज आपको ये बात पता लग गई है कि केशव नंद भारती वर्सेस केरल राज्य केस जो कि 1973 में आया था, इसमें हमें पता लगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हम सभी को समान रहेंगे, हम सभी समान हैं। और इसी में ही, इसी केस में जो है प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया। संसद जो है क्या कर सकती है? प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किस केस में आई हैं? इस केस में आई है। बेरूबाड़ी केस में सिर्फ ये आया है कि भाषा संदिग्ध है और प्रस्तावना को जो है संविधान में इंक्लूड
नहीं किया गया। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। संविधान में जो है संशोधन की शक्ति है जो संसद को दे दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किसको संविधान में संशोधन की अनुमति है, तो संसद को है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। समाजवाद, जो मैंने आपको 3 वर्ड बताए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, तो ये वर्ड्स मैं इनका आपको मतलब बता रही हूँ कि समाजवाद क्या होता है। उत्पादन के संसाधनों का, यानी कि समाज का एक समान वितरण, समाज जो है उसका एक समान वितरण किया जाएगा, जिसमें आता है प्राथमिक क्षेत्र आता है। प्राथमिक क्षेत्र में आती है कृषि। आप सबको पता है कि 3 क्षेत्रों में हमारा समाज बटा हुआ है। ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से समाज 3 क्षेत्रों में बटा हुआ है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अगर टंग स्लिप हो रही है तो सॉरी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है मेरी, लेकिन करवाना ज़रूरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर कहें कि क्षेत्र के हिसाब से तो किस क्षेत्र में आते हैं, मतलब कि समाजवाद जो है उद्योग की क्रांति से किस क्षेत्र में आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि आता है, द्वितीयक में क्या आता है, उद्योग आता है, और तृतीय में जो है नॉर्मल जितनी भी सेवाएं हैं, जैसे एम्बुलेंस की सेवा हो गई, तो ये क्षेत्र आते हैं। आपको ये क्षेत्र जो है याद होने चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिकता किसको दी जाती है, कृषि को दी जाती है, क्वेश्चन आता है ये। और द्वितीय क्षेत्र में जो है किसको प्राथमिकता दी जाती है, तो उद्योगों को दी जाती है। और तृतीय सेवाएं जो हैं उसमें सेवा, जो भी आप एम्बुलेंस सेवा होगी, जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हो गया, तो ये सारे किस में बटे हुए हैं, संसाधन की दृष्टि से क्षेत्रों में बटे हुए हैं। और समाजवाद का क्या अर्थ होता है, समाज का एक समान वितरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम पंथ निरपेक्ष की। पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, परंतु सभी धर्मों को आगे जो है बढ़ाएगा, संरक्षण देगा। पंथ निरपेक्ष, अगर मान लीजिए कि भारत को कहे कि आप सिर्फ हिंदू को मानिए, भारत में इतने सारे हैं आपके जो धार्मिक ग्रंथों से जुड़े हुए हैं, मतलब धर्म से जुड़े हुए हैं, अगर किसी को एक कह दीजिए कि हाँ कि भाई सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ हिंदू को ही माने, तो हिंदू को कैसे मान सकता है, फिर तो इसको यूँ हो जाएगा कि हाँ भाई कि आपने जो पार्शलिटी कर दी। इसलिए जो है सरकार क्या करती है, संविधान में क्या है कि वो पंथ निरपेक्ष है, मतलब राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है। अगर हरियाणा राज्य की बात करें या एमपी राज्य की बात करें, उनका अपना कोई भी धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों को क्या करेंगे, एक समान बढ़ावा देंगे और उनको संरक्षण देंगे। एक धर्म को कभी भी आप बढ़ावा नहीं दे सकते अगर आप मतलब इसमें है, संविधान से जुड़े हुए हैं या सरकार है, कोई भी आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते। हम इंडिविजुअल ये सोचते हैं कि हम हिंदू धर्म से हैं तो हम मतलब जो मंदिरों में जाएंगे, ये हमारा पर्सनल डिसीजन होता है, लेकिन सरकार के अंतर्गत ऐसा कुछ नहीं होता। उनके सामने जो है सभी जो धर्म होते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं, वो सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। हम इंडिविजुअल देख सकते हैं क्योंकि हमारा अपना डिसीजन होता है, लेकिन सरकार जो है लोगों से बनती है, ये मैंने आपको बता दिया है। लोकतंत्र का पहला ही हमारा ये क्लास थी तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि लोग ही सब कुछ चुनते हैं सरकार को। अगर सरकार ऐसे पार्शलिटी करने लग जाएगी तो कैसे काम चलेगा, कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये संशोधन ऐड हुआ था, ये आप कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया, अखंडता को जोड़ा गया और समाजवाद को जोड़ा गया। अब अखंडता के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। अखंडता का अर्थ होता है जिसके खंड ना किए जा सके। अखंडता, अखंड भारत, आपने सुना होगा ये वर्ड भी, अखंड भारत, यानी कि भारत को आप अखंडित नहीं कर सकते। भारत बहुत सारी संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है, उसमें तरह तरह के आपको लोग दिखने को मिलते हैं, तो उनको खंडित नहीं किया जाता, अखंडता। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, इतने आपकी कॉमन सेंस भी है। तो आप ये वर्ड जो है ध्यान रखिएगा, ये संशोधन के अंतर्गत जो है ऐड ऑन किए गए थे, तो इसलिए आपको डीप मीनिंग इनका पता होना चाहिए कि ऐड करने के बाद इनका अर्थ क्या निकलता है। क्वेश्चन आ जाए तो आप क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। तो गाइस कैसी लगी आज की वीडियो, होप सो बढ़िया ही लगी होगी। अब आपका काम क्या बनता है, मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने का। सब्सक्राइब का जो रेड बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा और ऑल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है। आगे की वीडियो जो है 3rd वीडियो में शाम तक डाल दूंगी। ठीक है, तो सिविक्स की आज आपकी 3 क्लासेज हो जाएंगी बैक टू बैक। तो अब आप ये इसका काम क्या बनता है कि आप फटाफट अपने नोट्स बनाइए और आज के जो 3 क्लासेज हैं उनको रात को जब नोट्स बन जाएंगे तो उनको एक बार रीड आउट करके ज़रूर सोइए, आपको जो है अच्छे से याद हो जाएगा। आज की डेट में 3 क्लासेज आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। और वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना,
तो बस इनफ है। और जब हम रिवीजन करेंगे, जब हम मॉक टेस्ट करेंगे, तो आप अच्छे से जो है क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो साथ साथ ही काम करिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट पर इतना ध्यान देंगे, ठीक है। और मैंने सुबह आपसे बात करी थी कि अगर आपको हिंदी की क्लासेस चाहिए, हिंदी ग्रामर की, तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि हिंदी ग्रामर भी फटाफट स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि 15 चैप्टर ही हैं। जल्दी जल्दी अगर हम एक चैप्टर भी करेंगे तो आसानी से आपकी रिवीजन हो जाएगी, ठीक है। और मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। Till then, thank you so much for watching. Bye bye, guys, and take care.